बॉलीवुड कैफे स्क्रीन द प्रेजेंटिंग फ्यूरियोसा ए मैड मैक्स। फिल्म की शुरुआत एक दूर भविष्य में होती है जहां एक प्रलय के बाद दुनिया बर्बाद हो चुकी है और ऑस्ट्रेलिया अब मुख्य रूप से एक रेगिस्तानी बंजर भूमि बन गया है जिसमें केवल 4 बड़े मानव गतिविधियों के केंद्र हैं। इनमें सबसे बड़ा है सिटाडेल, जो 3 चट्टानी टावरों का समूह है जो एक मीठे पानी के जलाशय के ऊपर स्थित है। यह बंजर भूमि का सबसे शक्तिशाली केंद्र है और इसे इमोर्टन जो और उसकी वॉर बॉयज की सेना द्वारा शासित किया जाता है। दूसरा केंद्र है गैस टाउन, जो एक बड़ा रिफाइनरी है और यहाँ गैसोलीन की भरमार है। तीसरा केंद्र है बुलेट फार्म, जो एक सुधारा हुआ शस्त्र फैक्ट्री है जिसका उपयोग गोला बारूद बनाने के लिए किया जाता है ताकि सिटाडेल के युद्ध प्रयासों को ईंधन मिल सके। आखिरकार चौथा केंद्र है ग्रीन प्लेस, जो एक उपजाऊ इलाका है और सिटाडेल और अन्य गैंग्स से छुपा हुआ है जो बंजर भूमि में घूमते रहते हैं। इस गुप्त क्षेत्र में वुवलिनी नामक महिलाओं की एक जनजाति रहती है जो बच्चों की परवरिश करती हैं और इस क्षेत्र की गोपनीयता को हर कीमत पर बनाए रखती हैं। एक दिन वुवलिनी की एक युवा लड़की जिसका नाम फ्यूरियोसा है अपने दोस्त वेलकरी के साथ ग्रीन प्लेस के किनारे पर आड़ू तोड़ रही होती है। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है और वेलकरी के विरोध के बावजूद फ्यूरियोसा जांच करने के लिए जाती है। दुर्भाग्यवश उसे बाइक होर्ड नामक मोटरसाइकिल पर सवार लुटेरों के एक घुमंतु सैन्य समूह द्वारा पकड़ लिया जाता है जिसे एक सरदार जिसका नाम डिमेंटस है द्वारा नेतृत्व किया जाता है। वेलकरी जल्दी से गांव की ओर दौड़ती है और लोगों को बताती है कि उसने क्या देखा। फ्यूरियोसा की माँ मैरी जैसा और वुवलिनी जनरल तुरंत उनका पीछा करने लगते हैं। मैरी घोड़े पर सवार होती है जबकि जनरल एक राइफल के साथ उसके साथ जुड़ती है और एक आदमी को वह मार देती है और बाकी को भागते हुए देखकर वे उनका पीछा करने लगते हैं। कुछ किलोमीटर बाद मैरी 2 बाइकर्स को मार देती है और उनकी बाइक और सामान ले लेती है। इस बीच फ्यूरियोसा भी उसकी अपहरणकर्ता की मोटरसाइकिल के गैसोलीन ले जाने वाले पाइप में तोड़फोड़ कर देती है जिससे उनकी रफ्तार धीमी हो जाती है। नतीजा ये होता है कि मैरी उनके मालिक सरदार डिमेंटस के ठिकाने तक उनका पीछा करने में कामयाब हो जाती है। वहां पहुंचने पर एक लेफ्टिनेंट फेरोसा को डिमेंटस के सामने लाता है और बताता है कि ये लड़की एक ऐसी जगह से है जहां पर बहुत सारे लोग हैं। डिमेंटस अपने आदमियों को हुक्म देता है कि उसे दूसरे तंबू में ले जाएं और उसकी हिफाजत करें ताकि कोई उसका पीछा न कर सके। इस बीच मैरी, जो दूर से हालात का जायजा ले रही थी, अपने आदमियों में से एक के भेस में कैंप में दाखिल हो जाती है। उसने कई लोगों को मार गिराया और फिर उस तंबू में पहुंच गई जहां फेरोसा को रखा गया था, लेकिन औरत फौरन हाथ उठाकर रहम की भीख मांगने लगती है। मैरी उसे छोड़ देती है और फ्यूरियोसा के साथ वहां से निकल जाती है, लेकिन ये फैसला गलत साबित होता है। वो औरत फौरन डिमेंटस को सारी बात बता देती है। इसके बाद डिमेंटस मैरी और उसकी बेटी की तलाश शुरू कर देता है जबकि उसके मुख्यालय के आसपास रेतीला तूफान चल रहा होता है। मैरी कोशिश करती है कि वो तूफान में उसे और उसकी फौज को चकमा दे दे, लेकिन उसे जल्द ही एहसास होता है कि वो पकड़े जाएंगे, इसलिए वो रुक जाती है और फ्यूरियोसा से कहती है कि वो हरे भरे स्थान की तरफ अपनी यात्रा जारी रखे। मैरी अपनी बेटी को एक आड़ू के पेड़ का बीज देती है और कहती है कि उसे लगाकर अपने घर की हिफाजत करना। पहले तो फ्यूरियोसा उसकी बात मानती है और भाग जाती है, लेकिन थोड़ी दूर जाकर ही वो अपनी माँ की मदद करने के लिए लौट आती है। दुर्भाग्य से वो और उसकी माँ दोनों डिमेंटस द्वारा पकड़ ली जाती हैं। फिर डिमेंटस अपने आदमियों को हुक्म देता है कि वे मैरी को एक क्रूज पर लटकाएं और ग्रीन प्लेस का रास्ता बताने के लिए उसे यातना दें। जब वह जवाब देने से इनकार कर देती है तो डिमेंटस अपने आदमियों में से एक को उसे खत्म करने का आदेश देता है। इसके बाद वह फ्यूरियोसा को पिंजरे में बंद कर देता है और उसे अपनी कैदी बना लेता है। वर्षों बीत जाते हैं और फ्यूरियोसा को डिमेंटस के दंड के क्रूर तरीकों को देखना पड़ता है जो उसकी समूह से भागने वालों को सजा देता है। एक ऐसे ही मौके पर डिमेंटस उसे एक टेडी बियर पकड़ा देता है जबकि वह एक भगोड़े को 4 मोटरसाइकिलों से बांधकर उसके अंगों को अलग करता है। डिमेंटस की सेना में एक ज्ञानी व्यक्ति जिसे द हिस्ट्री मैन कहा जाता है उसे बंजर भूमि के इतिहास और भू राजनीति सिखाने का प्रस्ताव देता है, लेकिन फ्यूरियोसा इसमें कोई रुचि नहीं दिखाती। एक दिन डिमेंटस और उसकी सेना बंजर भूमि की खोज कर रहे होते हैं जब वे सिटाडेल के इमोर्टन, जो कि सेना के एक वॉर बॉय से मिलते हैं। डिमेंटस उससे कहता है कि वे एक आदर्श स्थान जिसे प्लेस ऑफ अबंडेंस कहा जाता है की तलाश कर रहे हैं और पूछता है कि क्या उसे इसके बारे में कुछ पता है। वह भ्रमित वॉर बॉय जवाब देता है कि उसका घर सिटाडेल पानी
और भोजन की बहुतायत रखता है। इस जानकारी पर डिमेंटस और उसके अनुयायी सिटाडेल की ओर चल पड़ते हैं। वहां पहुंचकर डिमेंटस गरीब, भूखे और सामान्य लोगों के सामने एक जोशीला भाषण देता है। वह उन्हें बताता है कि अगर वे अपने नेताओं को गिरा देंगे तो वे दुख और कष्ट से बच जाएंगे। वह यह भी दावा करता है कि उन्हें गुलाम बनाया गया है और उनका शोषण किया गया है, लेकिन अगर वह सभी उनके पास आएंगे, वह उन्हें आजाद करेगा और वे सभी संपत्ति में हिस्सा लेंगे। इस बीच सिटाडेल के निर्दयी नेता इमोर्टन, जो डेमेंटस को भाषण देते हुए देख रहे हैं, जिससे वह बेहद गुस्से में आ जाते हैं। फिर वह अपने दुश्मन को सिटाडेल की सुरक्षा में खड़े सैकड़ों युद्ध लड़कों में से एक को चुनने की चुनौती देते हैं। जब डेमेंटस ऐसा करता है तो इमोर्टन, जो उस चुने हुए युद्ध लड़के को एक विस्फोटक हथियार, जिसे थंडर स्टिक कहा जाता है, के साथ एक चट्टान से कूदने का आदेश देता है। कुछ सेकंड बाद युद्ध लड़का बिना किसी झिझक के चट्टान से कूदता है और जमीन पर टकराते ही विस्फोट हो जाता है, जिससे दुश्मन बल का एक हिस्सा नष्ट हो जाता है। इससे डेमेंटस को एहसास होता है कि युद्ध लड़के इतने ब्रेन वॉश हो चुके हैं कि वे इमोर्टन, जो कि रक्षा के लिए अपनी जान देने में भी संकोच नहीं करते, उसी समय बाकी के युद्ध लड़के डेमेंटस के काफिले पर धावा बोलते हैं, जिससे उन्हें पीछे हटना पड़ता है। अपनी ताकत कम होने पर डेमेंटस एक नई योजना बनाता है, वेस्टलैंड की 3 प्रमुख किले में से एक गैस टाउन को कब्जा करने की। सिटाडेल की मुठभेड़ के कुछ दिनों बाद वह और उसके सैनिक एक काफिले पर हमला करते हैं, जो इमोर्टन, जो के लिए गैस टाउन जा रहा था। वे युद्ध लड़कों को हराने और गैसोलीन ले जाने वाले एक ट्रक को कब्जे में लेने में सफल होते हैं और फिर कुछ पुरुषों को युद्ध लड़कों के रूप में छुपाकर और ट्रक पर हमला होने का नाटक करके गैस टाउन में घुसते हैं। वे गैस टाउन के नेताओं को गेट्स उठाने के लिए मना लेते हैं और अंदर जाकर नियंत्रण प्राप्त कर लेते हैं, जिससे उनकी बाकी की सेना को भी अंदर आकर गैस टाउन को कब्जा करने में मदद मिलती है। डेमेंटस पूरे शहर को विस्फोटकों से भर देता है और फिर सिटाडेल में वापस आकर इमोर्टन, जो के साथ एक समझौता करने की कोशिश करता है। डेमेंटस बताता है कि उसने गैस टाउन में जो बम लगाए हैं उनका संयोजन केवल वही जानता है। वह धमकी देता है कि अगर वे उसे गैस टाउन का नेता नहीं मानते तो वह बमों को विस्फोट कर देगा और पूरे गैस टाउन को नष्ट कर देगा। इमोर्टन, जो की ध्यान फरियोसा की ओर जाता है, जो एक पूरी तरह से स्वस्थ महिला है, वेस्टलैंड में बहुत दुर्लभ, वह उसके बारे में पूछता है और डेमेंटस दावा करता है कि वह उसकी अपनी बेटी है और उसे लिटिल डी कहता है। वह यह भी कहता है कि वह पूरी तरह से गूंगी है, लेकिन इस समय फरियोसा पहली बार बोलती है और कहती है कि डेमेंटस उसका पिता नहीं है और उसने उसकी माँ को मार डाला है। यह सुनकर इमोर्टन, जो समझौते पर सहमत हो जाता है, लेकिन केवल तब जब वह फरियोसा को सौंप देता है। फरियोसा को इमोर्टन, जो के हरम में ले जाया जाता है ताकि वह उसे एक स्वस्थ महिला के रूप में पाल सके और जब वह युवा हो जाएगी तो उसे अपनी एक पत्नी बना लेगा। उस रात फरियोसा अपने बालों को काटकर अपने स्कैल्प से चिपका देती है। इमोर्टन, जो का सबसे छोटा बेटा रुस एरेक्टस आता है और उसे अपने कमरे में ले जाता है। जैसे ही वह उसके बाल पकड़ने की कोशिश करता है, फरियोसा भाग जाती है और एक पुल के नीचे छिप जाती है। रुस उसे ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा दिखाता है जैसे कुछ भी गलत नहीं हुआ है ताकि उसे फरियोसा के गायब होने का दोष न मिले। कुछ दिनों बाद फरियोसा एक लड़के के रूप में भेष बदलकर इमोर्टन, जो के क्रू में एक मजदूर बन जाती है। वह खुद को मूक रहकर छिपा लेती है ताकि कोई उसकी आवाज से पहचान न सके कि वह एक लड़की है। वह एक नए युद्ध रिग बनाने की परियोजना में शामिल हो जाती है, जिसे गैसोलीन और गोला बारूद लाने के लिए उपयोग किया जाएगा। दुर्भाग्य से पहले ही रन पर युद्ध रिग एक गैंग द्वारा हमला हो जाता है, जिसका नेतृत्व डेमेंट्स का एक आदमी ऑक्टोबस कर रहा होता है, जो अब एक अलग गैंग बना चुका है। फरियोसा युद्ध रिग के हथियारों का उपयोग करके ऑक्टोबस और उसकी गैंग को मार गिराती है, लेकिन इसके बदले में युद्ध रिग पर सवार सभी लोग भी मारे जाते हैं, सिवाय फरियोसा और पेटोरियन जैक के। इस संघर्ष में उसका भेष हट जाता है और जैक पहचान जाता है कि वह एक महिला है। फरियोसा जैक को बंदूक की नोक पर पकड़ती है और उससे युद्ध रिग लेने की कोशिश करती है, लेकिन वह आसानी से उसे परास्त कर देता है, जिससे वह अकेली सड़क पर खड़ी रह जाती है। जब सब कुछ खोया हुआ लगता है तो जैक का दिल बदल जाता है और वह उसके पास वापस आता है। उसने अपने पूरे ग्रुप को खो दिया और उसे फिर से बनाना है। वह फरियोसा को अपनी क्रू में भर्ती करना चाहता है और उसे सब कुछ सिखाने का वादा करता है और फिर उसे एक वाहन और हथियार देकर घर भेजने का वादा करता है। इसके बाद फरियोसा जैक के साथ रणनीति करती है और उन दोनों के बीच में संबंध हो जाते हैं।
एक दिन वे गैस टाउन में ईंधन लेने जाते हैं, केवल यह देखने के लिए कि वहाँ हंगामा मचा हुआ है। आपूर्ति लगभग समाप्त हो चुकी है और डेमेंटस की पकड़ ढीली हो गई है। वे तुरंत वहाँ से भागकर इमोर्टन जो को रिपोर्ट करने जाते हैं। एक संक्षिप्त बातचीत के बाद इमोर्टन जो उन्हें बुलेट फार्म भेजता है ताकि वे डेमेंटस और उसके आदमियों से निपटने के लिए गोला बारूद ले सकें। हालांकि जैक और फरियोसा ने गुप्त रूप से अपनी योजना बना रखी होती है। वे बुलेट फार्म से गोला बारूद लेकर युद्ध लड़कों को धोखा देकर भागने की योजना बनाते हैं ताकि वे ग्रीन प्लेस तक पहुंच सकें। बुलेट फार्म पहुंचने पर वे पाते हैं कि डेमेंटस और उसके आदमी वहां पर हमला कर रहे होते हैं। पेटोरियन जैक युद्ध रिग का उपयोग करके गेट को तोड़कर रास्ता बनाता है, जबकि फरियोसा स्नाइपर की स्थिति में जाकर डेमेंटस को मारने की कोशिश करती है। हालांकि डेमेंटस आसानी से उसकी गोली से बच जाता है। संघर्ष में युद्ध रिग खो जाता है और फरियोसा और जैक को एक रैंडम कार में भागना पड़ता है। दुर्भाग्यवश डेमेंटस और उसकी गैंग उन्हें पकड़ लेते हैं। फरियोसा उसे एक बूम स्टिक से मारने की कोशिश करती है, लेकिन उसका बायां हाथ फंस जाता है और ट्रक और कार के बीच कुचल जाता है। डेमेंटस फरियोसा के वाहन को टक्कर मारकर उसे पकड़ लेता है और दोनों को कैदी बना लेता है। इस घटना के बाद वह फरियोसा को उसी तरह से बांधता है जैसे उसने उसकी माँ को बांधा था, लेकिन उसे नहीं पता कि वह वही लड़की है जिसे उसने बचपन में कैदी बनाया था। डेमेंटस उनसे पूछता है कि वे कहाँ जा रहे थे और चिल्लाता है कि इस वेस्टलैंड में प्रेम की कोई उम्मीद नहीं है। वह अपने आदमियों को आदेश देता है कि वे पेटोरियन जैक को मोटरसाइकिल से बांधकर घसीटें, जिससे जैक की दर्दनाक मृत्यु हो जाती है। इस बीच फरियोसा अपने घायल बाएं हाथ को अपने शरीर से काटकर बाइक पर भाग जाती है। कुछ घंटे बाद वह सिटाडेल लौटती है। अब तक उसने अपना प्रेमी और बायां हाथ दोनों खो दिया है, जिसमें एक नक्शा था जो उसे ग्रीन प्लेस ले जाता। लेकिन हार मानने के बजाय वह अपने गुस्से को इकट्ठा करती है और अपने हाथ के ठूंठ पर कीड़े लगाती है ताकि मांस संक्रमित न हो। वह एक नया मैकेनिकल हाथ भी बनाती है। इस बीच इमोर्टन जो 40 दिन के वीरान युद्ध की शुरुआत करता है ताकि डेमेंटस और उसके बाइकर गिरोह के बचे हुए हिस्से को हमेशा के लिए खत्म कर सके। अपने सारे खोए हुए चीजों के कारण गुस्से और दुख से भरी फ्यूरियोसा अकेले ही डेमेंटस का शिकार करने के लिए एक वाहन की तलाश करती है। वीरान में बचे हुए सामान से वह और इमोर्टन जो कि कुछ आदमी एक अस्थायी वाहन बनाते हैं। जब वह निकलती है, उनमें से एक कहता है कि डार्केस्ट ऑफ एंजल्स। दूसरी ओर युद्ध में डेमेंटस ने भारी नुकसान झेला है। वह और उसका बचे हुए बाइकर गिरोह इमोर्टन जो कि आने से पहले वीरान में भागने की कोशिश करते हैं। दुर्भाग्य से फ्यूरियोसा उसकी टोली को पकड़ लेती है, जो अब केवल 3 लोगों तक सीमित है। वह बाकी सबको मार देती है और फिर डेमेंटस का पीछा गहरे रेगिस्तान में करती है। वह उसकी पानी, गोला बारूद और यहाँ तक कि उसकी मोटर बाइक का एक पहिया भी छीन लेती है। जब वह सो रहा होता है, अगले सुबह वह उससे आमना सामना करती है और पूछती है कि क्या उसे उसकी याद है, लेकिन उसे कोई पहचान नहीं है और वह केवल उसे उस महिला के रूप में पहचानता है जिसे उसने पहले यातना दी थी। पेटोरियन जैक की मौत से पहले डेमेंटस उसे बताता है कि वीरान में किसी को उम्मीद नहीं होनी चाहिए, बल्कि उन्हें नफरत होनी चाहिए, क्योंकि यह प्रकृति की महान शक्तियों में से एक है। जब वह उसके शब्दों से विचलित होती है, वह भागने की कोशिश करता है और उसके बूट में रखे चाकू को पकड़ लेता है, लेकिन फ्यूरियोसा उससे एक कदम आगे होती है, क्योंकि वह वास्तव में चाकू नहीं था, बल्कि सिर्फ उसका टूट हुआ हैंडल था। डेमेंटस बात करने की कोशिश करता है और कहता है कि वह केवल स्वाभाविक रूप से काम कर रहा था, लेकिन फ्यूरियोसा उसे वैसी ही चीख सुनना चाहती है जैसी उसकी माँ ने सुनी थी जब उसने उसे यातना दी थी। यह स्पष्ट होता है कि युद्ध लॉर्ड को अब भी कोई जानकारी नहीं है कि वह वही लड़की है जिसे उसने वर्षों पहले अगवा किया था। इस बीच फ्यूरियोसा उसे कई बार मारती रहती है जब तक कि वह दर्द से बेहोश न हो जाए। जब वह चेतना में वापस आता है तो वह उसके टेडी बियर को लेकर देखती है। इसी क्षण डेमेंटस आखिरकार उसे पहचानता है और उसे लिटिल डी कहकर बुलाता है। वह कहता है कि वह फ्यूरियोसा पर गर्व करता है और उस निर्दयी प्रतिशोधी व्यक्ति पर जिसे वह बन गई है। डेमेंटस दावा करता है कि वह किसी उसके जैसे का इंतजार कर रहा था जो उसके योग्य हो। वह जवाब देती है कि वह उससे बिल्कुल अलग है, लेकिन वह कहता है कि दोनों भावनात्मक रूप से मर चुके हैं। एक मजाकिया लहजे में डेमेंटस पूछता है कि क्या उसके पास उसे महाकाव्य अंदाज में मारने की हिम्मत है। इस बिंदु पर फिल्म का कथावाचक खुलासा करता है कि फ्यूरियोसा उसकी जीभ काटकर उसकी आवाज छीन लेती है। फिर वह उसे जंजीरों से बांधकर वापस सिटाडेल में खींच लाती है। वहाँ ऊंची चट्टानों पर एक हाइड्रोपोनिक बगीचा है जहाँ इमोर्टन जो अपने पौधे उगाता है। फ्यूरियोसा डेमेंटस को जमीन पर बांधती है और उसकी माँ द्वारा दिए गए आड़ू के पेड़
पेड़ के बीज को उसके बगल में रोप देती है। जल्द ही उसका शरीर मिट्टी के साथ मिलना शुरू कर देता है और एक आड़ू का पेड़ उगता है जो डेमेंटस के धीरे धीरे सड़ते शरीर से पोषण पाता है।